बच्चों, आज आपको इकोनॉमिक्स का दूसरा लेसन पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, देखिए, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र का आशय प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र से होता है। आर्थिक कार्यों गतिविधियों के लिए इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं और इन क्रियाकलापों के कारण ही आर्थिक विकास में तेजी आती है। अर्थात किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उनके उत्पादन के कार्यों को तीन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो ये तीनों क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि देखिए, जब हम प्राकृतिक कारकों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कृषि है, डेयरी है, खनन है, मत्स्य पालन है, वनारोपण, ये सारी चीज़ें। अर्थात ये जो चीज़ हमें प्राकृतिक तौर से हम सीधे करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। उदाहरण के लिए जैसे कि कपास, ठीक है, कपास एक प्राकृतिक उत्पाद होता है, तो जो कपास का उत्पादन है वो खेत के द्वारा होता है सीधे, तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियाँ, इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है। मतलब ये है इसका कि जैसे कि हमने कोई चीज़ खेत से या वनों से प्राप्त की, वो तो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, लेकिन जब हम उससे कुछ नई चीज़ का निर्माण करते हैं तो वो द्वितीय क्षेत्र में आती है। अब जैसे कि कपास के पौधे से जो रेशा प्राप्त होता है उसका हम सूत बनाते हैं, उसका कपड़ा बनाते हैं, तो ये कपड़े का जो निर्माण किया वो द्वितीय क्षेत्र में है। ये गन्ने के द्वारा चीनी या गुड़ तैयार करती है तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। मिट्टी से ईंटें बनाते हैं और फिर ईंटों से भवनों का निर्माण करते हैं, ये सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और ये सब उद्योग से संबंधित है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब तृतीय क्षेत्र की गतिविधि, इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। यह वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। अब जैसे व्यापार है, बैंक सेवाएं हैं, परिवहन, संचार, भंडारण, ये सब तृतीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। पहली जो प्राथमिक गतिविधि में हमने खेत से जैसे कि कपास लिया, द्वितीय में उससे वस्त्र बनाई। अब इन दोनों के लिए, इन दोनों काम को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सी सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो आगे मार्केट में लेके जाना है, दूसरे शहर में लेके जाना है, तो उसके लिए बस जो ना आवागमन के साधन भी चाहिए, संचार भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें सहयोग करती है। ये तृतीय क्षेत्र में आता है। इन गतियों में द्वारा वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन किया जाता है, मतलब इनकी सेवा की जाती है इन सेवा के द्वारा, और इसलिए इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में जो सेवाएं सम्मिलित होती हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो, वो बस अब देखिए, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, धोबी, नाई, मोची आदि ये सारे, और जो भी इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक कार्य करने वाले हैं वो सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इंटरनेट कैफे, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सभी भी इसके ही क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए इधर यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को ये बांटा गया है। एक उदाहरण कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा, मतलब ये चीज़ बताइए कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से मिला हुआ है, आपस में एक के बिना
दूसरा अधूरा है, सभी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो अगर किसान गन्ना नहीं बेचे चीनी मिल को तो क्या होगा? चीनी मिल को गन्ना नहीं मिलेगा तो मिल बंद हो जाएगी। इसी तरह से यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती, वे कई अन्य देशों से कपास खरीदती हैं, आयात करती हैं, तो क्या होगा? तो अपने देश के लोग कपास की खेती नहीं करेंगे क्योंकि कपास की मांग भी गिर जाएगी, कोई इनको लेगा नहीं। तो इस तरह से लोग फिर कपास की खेती की ओर उन्मुख नहीं होंगे, वो उसको छोड़ देंगे। तो इसी तरह से एक दूसरे के ही ऊपर निर्भर रहती है। अब देखिए तीसरा, किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक, उर्वरक जैसी वस्तुएं खरीदते हैं। यदि उर्वरक और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? जब कीमत बढ़ जाएगी तो उनको जो ना खेती पर लागत भी बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ भी कम हो जाएगा। तो ये है कि एक दूसरे पर निर्भरता। अब देखिए जो उदाहरणों से भिन्न उदाहरण के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में निम्नलिखित अंतर है। प्राथमिक क्षेत्र, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। गेहूं की खेती, मछली पालना, वनोपाल इकट्ठा करना, खानों से खनिजों का उत्खनन करना, लकड़ी काटना, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से अन्य रूपों में बदला जाता है। जैसे फर्नीचर को, लकड़ी को हम निर्माण करके फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर उद्योग होता है, कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, ये सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायता करती हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अध्यापक, डॉक्टर, वकील, रेलवे, दूरसंचार, दुकानदार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आदि। अब ये देखिए नीचे दिए हुए कुछ, तो अगर हम इनको छांटे, तीनों को अलग अलग इसमें रखेंगे तो दर्जी है। दर्जी क्या है? कपड़े से वो बनाता है, तो दर्जी द्वितीय क्षेत्र। अब टोकरी बुनना, टोकरी बुनना क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि सीधे लकड़ी से प्राप्त करके उसका काम लकड़ी से प्राप्त होती है। फूल की खेती करने, ये भी सीधे क्षेत्र प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में है। दूध विक्रेता, ये भी सीधे प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मछुआरा यानी मछली मत्स्य पालन करने वाला, ये भी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। अब पुजारी, पुजारी इन दोनों क्षेत्रों से मतलब नहीं है तो वो तृतीय क्षेत्र में आता है। बोरियत बचाने वाला, ये भी तृतीय क्षेत्र में आता है क्योंकि ये कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं और ना ही प्रकृति की चीज़ों का यूज कर रहे हैं। दिया सिलाईकार, ये दिया सिलाई कारखाने पर श्रमिक, ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा। महाजन, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। माली, ये प्रथम क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कुम्हार भी प्राथमिक क्षेत्र में, मधुपालक प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अंतरिक्ष यात्री, ये तृतीय क्षेत्र में आएंगे। कॉल सेंटर कर्मचारी, ये तृतीय क्षेत्र में। ये इस तरह से अलग अलग आप इससे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए सीधा हम इसका आर्थिक, ये इनका तो क्षेत्रकों में विभाजन किया। क्या विद्यालय में भी ऐसा ही होता है कि बच्चों को हम प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र में या वरिष्ठ कनिष्ठ वर्ग में विभाजित करते हैं? तो ऐसा होता है कि जो ना हम क्या करते हैं, कुछ शैक्षिक स्तर या आयु वर्ग या मानसिक विकास के स्तर पर जो उनका निर्धारण होता है, उनका विभाजन किस तरह से हो। तो कक्षा 1 से 7वीं तक के बच्चों को कनिष्ठ वर्ग में रखते हैं और 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को वरिष्ठ वर्ग में रखा जाता है। तो यही इस विद्यालय के अनुसार यही वर्गीकरण उपयुक्त होता है। अब विद्यार्थियों का जो ये करते हैं तो शैक्षिक स्तर, आयु वर्ग और मानसिक विकास इन बच्चों का अलग अलग होता है, इसलिए इनका इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए तीनों क्षेत्रकों की तुलना,
उत्पादन कार्यों से अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन तीनों क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में लोग वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए कार्य करते हैं। अब विभिन्न वस्तुओं और उत्पादन का आकलन कैसे किया जाता है? ये देखिए, उत्पादन कार्य से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की अत्यधिक संख्या की गणना करना लगभग असंभव कार्य होता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्यों का उपयोग किया जाता है। जैसे 5000 किलोग्राम चावल है, 18 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, तो चावल का मूल्य क्या होगा? 90,000, यानी 5000 किलो चावल का जो मूल्य होगा 90,000। ये है उदाहरण, ठीक है। तो इसी प्रकार हम तीनों उसके सेवा उसका आकलन करते हैं। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों की वस्तुओं सेवाओं की मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल ज्ञात कर दिया जाता है। अब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं ये भी समझेंगे, उनकी गणना कैसे की जाती है। तो वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते समय उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। जैसे कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है। अब वो मिल में गेहूँ की भी पिसाई होती है, तो वो बिस्किट कंपनी को जो आटा है 10 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। अब बिस्किट कंपनी आटे के साथ साथ चीनी, तेल जैसी वस्तुओं का भी प्रयोग करती है और उतने में वह बिस्किट के 4 पैकेट बनाती है, तो वह बाजार में उपभोक्ताओं को 15 रुपये प्रति पैकेट की दर से 4 पैकेट 60 रुपये में बेचती है। तो इस प्रकार बिस्किट भी इसका अंतिम उत्पाद है। अब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने का कारण, तो हम अंतिम वस्तुओं की ही गणना क्यों करते हैं, पहली और द्वितीय और वस्तुओं की सेवा क्यों नहीं करते हैं? तो बिस्किट के उदाहरण में गेहूं आटा मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। गेहूं आटा मध्यवर्ती वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में प्रयोग की जाती हैं। अंतिम उत्पाद या वस्तुओं के उत्पाद में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही सम्मिलित होता है। जैसे कि ऊपर हमने 60 रुपये में बिस्किट बेचे, तो उसमें ही गेहूं और आटे का मूल्य आ गया, हमें अलग से उस गणना करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिस्किट जो कि अंतिम वस्तु है उसके मूल्य 60 रुपये में पहले से ही आटे का मूल्य 10 रुपये सम्मिलित है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य उसमें ही सम्मिलित होता है। गेहूं आटे के मूल्य की अलग अलग गणना करना उचित नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद, ये देखिए, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को भी देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन एक कठिन कार्य है। केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा यह किया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान करता है। अब क्षेत्रकों में ऐतिहासिक
ऐतिहासिक परिवर्तन देखिए, विभिन्न क्षेत्रों का अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कृषि प्रणाली विकसित होने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र समृद्ध होता चला गया। उत्पादन अधिक होने के कारण लोग दूसरे कार्य भी करने लगे। व्यापारियों शिल्पियों की संख्या भी में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय भी कई गुना बढ़ गया। कुछ समय बाद अनेक लोग परिवहन, प्रशासन, सैन्य आदि क्षेत्रों से भी जुड़ने लगे। अब इसके बाद भी अधिकतर वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद भी, जो कि आर्थिक प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित थी, लोगों के अन्य क्षेत्रों से जुड़ने के बावजूद भी अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही अपना रोजगार करते थे। विनिर्माण की नवीन प्रणाली का प्रभाव। अब धीरे धीरे विनिर्माण प्रणाली के प्रबंधन में आने के बाद लोगों का रुझान विनिर्माण की ओर भी हुआ। जब विनिर्माण के से संबंधित नवीन प्रणाली अस्तित्व में आई तो जो लोग पहले खेतों में काम करते थे वे उनमें से बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे और अधिक से अधिक लोग कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करने लगे। अब कुल उत्पादन अब रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब द्वितीय क्षेत्र की ओर रुझान। अब कुछ पहले 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर भी रुझान बढ़ा है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अब विकसित देशों में अधिकांश जो श्रमजीवी मानव संसाधन सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। भारत में भी तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। अब अगर हम इधर देखिए, ऊपर ये रेखा चित्र देखें तो उसके आधार पर क्या है, इस जो सन 1973-74 से लेके 2013-14 में ये सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वह तटीय क्षेत्र में हुई है वृद्धि। तो हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में तटीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से आगे बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। उत्पादन में तटीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ महत्व। यदि हम थोड़ा पीछे जाएं तो भारत में सन 1973-74 और सन 13-14 के बीच लगभग 40 वर्षों के समय में सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो हम इस रेखा चित्र को देख के भी समझ सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक वृद्धि तटीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। तो इसके परिणाम स्वरूप 2013-14 में भारत के प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तटीय क्षेत्र ने सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में अपना स्थान बनाया है। भारत के तटीय क्षेत्र महत्वपूर्ण होने के क्या कारण हैं? तो पहला देखिए, किसी भी देश में मूलभूत सुविधाओं को जनता को उपलब्ध कराने के लिए कई सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाओं, थाना, कचहरी, प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, बैंक, बीमा कंपनी आदि की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं के प्रबंधन का उत्तरदायित्व सरकार उठाती है। दूसरा, कृषि व उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। अब प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, सेवाओं की मांग भी उतनी ही अधिक होगी। तीसरा, जब आय बढ़ती है तो कुछ लोग कई अन्य सेवाओं से, जैसे रेस्तरां है, पर्यटन है, शॉपिंग मॉल है, निजी अस्पताल है, निजी विद्यालय है, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि की मांग शुरू कर देते हैं, जिससे सेवा क्षेत्र का विस्तार होता गया। 4, विगत कुछ वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नई सेवाएं
व्यक्तियों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो इन सेवाओं के विस्तार में भी तीव्र वृद्धि जारी है। ये सारे कारण हैं तृतीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब इसका तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का चिंताजनक पहलू क्या है? तो सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। तो समृद्धि तो हो रही है, लेकिन सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई प्रकार के लोगों को नियोजित करता है। उन सेवाओं की संख्या बहुत कम है जिनमें आकर्षक और संतोषजनक रोजगार मिलता है। बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं और उन लोगों की जीविका बहुत कठिनाई से चल पाती है। ये लोग इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अच्छा वैकल्पिक अवसर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र के केवल कुछ ही भागों का महत्व बढ़ रहा है। अब बच्चों आगे का कल पढ़ाएंगे, ठीक है।